बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, अपनी सुबह का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज जुम्मतुल मुबारक भी है, आप सबको जुम्मे की मुबारकबाद बहुत ज़्यादा। और जुम्मे को मैं हमेशा आपको याद कराता हूँ कि इस सैयदुल अय्याम है और आज के दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बहुत फजीलत है। तो ज़रूर आप कोशिश कीजिए कि कम से कम इसका विर्द जारी रहे, इससे ज़िंदगी में बरकत रहती है। और बाकी इसके अलावा भी आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं जी, उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 जारी है। हमारे पास एक बेहतरीन मौजू है अपने प्रोग्राम को शुरू करने का, चूँकि जब भी एक मैच होता है वो मैच ऐसी कुछ स्टोरीज दे के जाता है कि उसके बारे में बात करने को दिल करता है। प्ले ऑफ मरहले में इस वक्त जाने के लिए जो रस्साकशी है या जो जद्दोजहद है, इसका सिलसिला गंभीर हो गया है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह ने कराची किंग्स की मुश्किलात में बहरहाल इजाफा कर दिया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में इस्लामाबाद ने 151 रन का हदफ 8 गेंदे पहले हासिल कर लिया। जो कप्तान शादाब खान थे उन्होंने 34 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेली। आगा सलमान ने भी 33 रन का संभाला दिया। हैदर अली की अगर बात करें तो उन्होंने 26 और फ़हीम अशरफ ने 12 रन की फतह में अपना हिस्सा डाला। कराची किंग्स के मीर हमजा की 3 विकेटें बहरहाल रायगा गईं क्योंकि कराची किंग्स मैच जीत नहीं पाया और इस तरीके से ये जो मैच था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा। जेम्स विन 29 और टिम साइफर्ट ने 26 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 10 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए, जबकि मिल्स ने कराची की बैटिंग लाइन के खूब बखिए उधेड़े और 3 विकेटें अपने नाम की, जबकि फ़हीम अशरफ ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टेबल्स की बात करें तो किंग्स के 8 मैचेस खेलकर 6, जबकि इस्लामाबाद के 9 मुकाबलों में 9 पॉइंट से इस वक्त, यानी कि इस्लामाबाद इस वक्त पॉइंट्स टेबल में दूसरी पोजीशन पे आ गया है। क्वेटा ग्लैडिएटर 7 मैच खेले हैं, 4 जीता है, 2 हारे हैं, 1 का कोई रिजल्ट नहीं निकला, 9 पॉइंट्स। ज़ल्मी 8 मैचेस खेलने के बाद मजमूई तौर पर 9 पॉइंट्स। किंग्स 8 मैचेस खेलने के बाद मजमूई तौर पर 6 पॉइंट्स। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि अब किंग्स प्रोसीड नहीं कर पाएंगे प्ले ऑफ्स के लिए। और कलंदर्स ने तो वैसे ही माशाअल्लाह 1 मैच जीता पूरे 8 के 8 मैचेस में से भी ऐसे उनके मैचेस हैं। सो जनाब, दिस इज अबाउट क्रिकेट टुडे एंड इसके अलावा क्रिकेटिंग सेशन तो चल ही रहा है, चलता रहता है इस विंडो के अंदर फरवरी और मार्च की। लेकिन आज एक बहुत अहम दिन है, आज 8 मार्च है और 8 मार्च का मतलब है आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो इस दिन पर मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम हमारी जो ख़वातीन हैं, ज़िंदगी के जिस भी शोबे से वाबस्ता है, खातून होना इटसेल्फ ही बहुत बड़ा एजाज़ है। और फिर उसके बाद अगर आपने ज़िंदगी में कुछ गैर मामूली अचीव किया है, आपकी ज़िंदगी के साथ कुछ गैर मामूली अचीवमेंट्स जुड़ी हैं, तो फिर तो आप और भी काबिल रश्क और काबिल फ़ख्र हैं। तो सबसे पहले तो जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं उनको मेरा सलाम है। आपकी एफ़र्ट्स को, चाहे वो आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए करते हैं, चाहे वो आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, लाजवाब है। उनका कोई सानी नहीं है और आप जैसी एफ़र्ट्स कोई कर नहीं सकता। तो हमारा ट्रिब्यूट है आपको। दूसरा, असरे हाजिर की अगर बात करें तो इसने जहाँ ज़िंदगी के सभी शोबों के अंदर जो मर्द हजरात हैं उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। ख़वातीन बड़ा अहम रोल प्ले कर रही हैं, घरेलू काम से लेकर जो मुल्की नज़्म व नस्ख है, दिफाई अस्करी इदारे हैं, पार्लियामेंट है, यहाँ तक कि स्पेस के अंदर जाने में भी ख़वातीन अपना किरदार निभा रही हैं। मुल्की सियासत में अगर बात करें पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में बड़ा अच्छा एक चेंज आया है, बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हैं, यानी कि सिर्फ महदूद नशिस्तों पर नहीं आई। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बाकायदा तौर पर ये जो डेडिकेटेड विमेन सीट्स थी ये तो एलोकेट की गई थी, लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें भी कुछ ख़वातीन ने बड़ा कमाल रोल प्ले किया। और पाकिस्तान की कलीदी ओहदों जिसमें पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप शामिल है, पाकिस्तान की स्पीकरशिप शामिल है, उस तक उनकी एक्सेस हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त किरदार उनका रहा है। लेकिन अल्टीमेटली फिर भी ये किरदार कम है ख़वातीन का मर्दों के मुकाबले में। मुतारिक क्यों नहीं है ख़वातीन, वो चैलेंजेस क्यों हम उन पर काबू नहीं कर पाते, तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, क्या हम 75 साल गुजरने के बाद अब इस स्टेज पे हैं कि हम एक यकीनी तौर पे नहीं है, मैं चूँकि सोसाइटी का हिस्सा तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन हम इस पर राय भी लेने की कोशिश करेंगे कि हमने कितना इस हवाले से गेन किया है, कितना अचीव किया है हम अगर विमेन राइट्स की बात करते हैं, और उस पर मज़ीद कितना काम करना बाकी है।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आप उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वाला सेशन थोड़ा प्रोडक्टिव हो, चूँकि हम इसको प्रोडक्टिव ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे जो करना लाजमी समझता हूँ कि हम माना कि हम न्यूज़ का इदारा है, हमारे न्यूज़ शोज़ होते हैं, लेकिन उम्मीद तौर पे हम ये भी कोशिश करते हैं कि साथ ऐसे कंस्ट्रक्टिव मौजू पे बात की जाए जिसपे लोगों को फ़ायदा भी हो, लोगों की ज़िंदगियों में थोड़ी बेहतरी भी आए। सो आज चूँकि ख़वातीन का आलमी दिन है, हमारे पूरे शो के अंदर ही आज आपको कोई ना कोई कलर ख़वातीन के हवाले से मिलेगा। तो हमने इसको बेसिकली डिवाइड करने की कोशिश की कि मुख्तलिफ शोबाजात से ख़वातीन से बात करें, उनके अचीवमेंट, उनके चैलेंजेस को हम उस पर बात करें और उसके लिए फिर उसके ज़रिए लोगों के लिए हम कोई रहनुमाई निकाल पाएँ। अब इस वक्त हम एक इदारे की बात करने जा रहे हैं। वैसे तो आपको पता है काफ़ी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, पिछले कुछ अरसे में बहुत काम हुआ है, अच्छा भी हुआ है, थोड़ा चैलेंजिंग भी हुआ है, लेकिन हुआ है, इंप्रूवमेंट आई हैं बहुत सारे मामलात के अंदर। ये मसाइल के जो हल के लिए इदारे बनाए जाते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ास तौर पर इनकी जो इन तक जो ख़वातीन की एक्सेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन की रसाई कैसे हो। आज इस आलमी दिन के मौके पर सबसे बड़े जो वाक़यात या सबसे ज़्यादा वाक़यात आते हैं ख़वातीन के हवाले से, जो सबसे वल्नरेबल एक चीज़ है वो हरासमेंट है। वफाकी मोहतसिब बराए हिरासानी किस तरीके से ख़वातीन की मदद कर सकता है और इसमें ख़वातीन इनसे कैसे रुजू कर सकती हैं, ये एक भरपूर इदारा मौजूद है और इसने कुछ बड़े कलीदी वाक़यात के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया है। हमारे साथ इस वक्त वफाकी मोहतसिब बराए हिरासानी फौजिया वकार साहिबा मौजूद हैं। आप पंजाब से नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के साबिक रुकन हैं और इसके साथ साथ आपने ख़वातीन की बेहतरी और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कलीदी किरदार अदा किया है। इसके अलावा इन्हें पाकिस्तान और कनाडा में जो हुकूमती और सिविल सोसाइटी है इसके मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करने का वसी तजुर्बा है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं और कर भी पा रही हैं। हमने ज़रूरी समझा कि हम ज़रा उनसे बात करें और जानें कि एक तो हम इस मामले में कहाँ पे खड़े हैं और इसमें कहाँ तक हम अपने आप को बेहतर कर पाए हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से, शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनल प्रोफाइल को लेते हुए आप बताइए कि आपने जिन खतूत पे काम किया है, एक तो हमें बहुत फ़ख्र है आप जैसी ख़वातीन पे और बहुत अच्छा लगता है कि वी हैव पीपल लाइक यू जिनको हम एक रोल मॉडल के तौर पर पाकिस्तानी खातून के सामने या पाकिस्तानी माशरे के सामने और फिर दुनिया भर में लेके आ सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए, सफ़र कैसा रहा, कितना मुश्किल कितना आसान रहा आप तक का? जी, पहले तो प्रोग्राम के ज़रिए मैं ख़वातीन के आलमी दिन की मुबारकबाद तमाम ख़वातीन को देती हूँ जो कि मेरे जैसे ही सफ़र से गुजरी होंगी। कभी मुश्किल होता है, कभी आसान हो जाता है। ये ख़वातीन की ये दिन हमें ना सिर्फ ख़वातीन की अचीवमेंट्स की याद दिलाता है बल्कि ये भी याद दिलाता है कि अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। हरासमेंट का ख़ात्मा उसी कड़ी सिलसिले की एक कड़ी है और जो कि मुझे भी एक औरत होने के नाते हमेशा फेस करना पड़ा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम 2024 में खड़े हैं मगर फिर भी अगर आप आदादोशुमार को देखें तो ख़वातीन बहुत पीछे हैं बावजूद इसके कि वो तकरीबन निस्फ हिस्सा है आबादी का। तो अभी इसी सिलसिले में फिर हम भी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, मगर बहुत मुझे खुशी आज ये बताते हुए कि अगर मैं अपनी जर्नी देखूं तो शायद आज से 30 साल पहले हरासमेंट की बात ही नहीं हो सकती थी, डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं हो सकती थी। मगर आज ना सिर्फ बात हो रही है, तमाम चैनल्स पे हो रही है और बहुत इफ़ेक्टिव मौसर किस्म के कवानीन आ चुके हुए हैं, इदारे बन चुके हैं जिन में इन कवानीन के इतलाक़ के लिए काम हो रहा है। आपने मेरा जिक्र किया पहले कि मैं पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन थी। उसमें हम औरतों के साथ हर किस्म की तफरीक और तशद्दुद के जो वाक़े हैं उनसे डील करते थे, उन कवानीन से डील करते थे और यकीनी बनाते थे कि उन कवानीन का इतलाक़ हो। आज भी अगर मैं देखूँ तो मेरा इदारा जो वफाकी मोहतसिब का इदारा है बराए हरासियत का खात्मा, वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है ख़वातीन को अपने हक दिलाने के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद टेक्निकली, एक तो ये कि हम मैं चाहूँगा कि आप इसको बताएं कि आपके ख्याल में हरासमेंट को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अमूमी तौर पे तो एक ही टाइप की हरासमेंट हमारे माइंड में आती है, लेकिन देयर आर सर्टेन जो बाज़ औक़ात हमारे लिए विजिबल होती हैं, बाज़ औक़ात इनविजिबल होती हैं और जो शख्स एक्चुअली जो खातून उससे गुजर रही होती हैं वो उसको बेहतर तौर पे समझ सकती हैं। तो बुनियादी तौर पर किस टाइप के केसेस आते हैं आपके पास और व्हाट टाइप ऑफ हरासमेंट्स दैट समहाउ वी से कि वो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो हो रही होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं हमारे माशरे के अंदर, अगर आप बता पाएँ। जी शुक्रिया। हरासमेंट की कई किस्में हैं मगर ज़्यादातर अगर आप देखें तो हमारे माशरे में हरासमेंट के बैकग्राउंड में यकीनन कोई
सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड या औरतों को के ऊपर आवाज़ें कसना, अगर सड़क पे हो रही है तो आवाज़ें कसना, उनके बारे में बात करना, जब वो काम की जगह पे आती हैं तो उनको अपने साथ चाय पीने के लिए कहना या उनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि वो शाम को उनके साथ कहीं जाएंगी, इस टाइप की जो, और उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी पैदा करेंगी, तो ये तो एक सेक्सुअल नौइयत है हरासमेंट की एक किस्म का। दूसरी जो हरासमेंट का जो है रुख है वो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि तफरीक करना सिन्फ की बुनियाद पर। और ये 2022 में कानून में तब्दीली आई थी, एक बहुत अहम तब्दीली आई थी जिसके तहत सिन्फ की बुनियाद पर औरतों के साथ जो तफरीक होती है, जो उनको टारगेट किया जाता है, फिर अगर उनको कमतर समझा जाता है और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है, उनको तरक्की के मौके कम दिए जाते हैं, उस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी ऐड किया गया था। इस तरह के जो केसेस आपने कहा आते हैं हरासमेंट के, हरासमेंट दो जगह पे होती, बल्कि अब तो मैं कहती हूँ 3 जगह पे बहुत अहम है। एक तो पब्लिक जगहों पे, सड़कों पे अगर आप जाएं तो देखें कि 80 से 90% खवातीन को आवाज़ों का सामना करना पड़ता है, लोग पीछा करते हैं। अब तो लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए, हाथ भी लगाने की कोशिश करते हैं। रक्षा अगर जा रहे औरत बैठी है तो साथ साथ रक्षा चलाएंगे, बातें करते जाएंगे, नाजेबा गुफ्तगू करेंगे। तो एक तो वो पब्लिक पे है। दूसरा, अगर काम की जगह पे जाते हैं तो काम की जगह पर जाए मुलाजमत पर हरासमेंट एक और जगह है जहाँ पे वो होती है। और वहाँ पे मैंने जिस तरह पहले बताया कि हमेशा अनरिलेटेड टू योर वर्क दरख्वास्त आती है कि चाय पी लो मेरे साथ बैठ के, घूरना, बातें करना, इस टाइप की चीज़ें। और तीसरी जो अब चीज़ हम बहुत देख रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि आपने देखा कि ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन हमारी एक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी हुई है, तो जिसमें साइबर स्टॉकिंग यानी कि फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए और बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए या तो किरदार कुशी करना या धमकियां देना कि मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगा, इस तरह की हरासमेंट भी अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा मुझे बताइए, इसका जवाब मुख्तसर दीजिएगा, क्या ये पहले से ज़्यादा हो गया है मामला या पहले से कम हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस भी आई है, टेक्निक्स भी आई हैं, इदारे भी आए हैं, लॉ भी आया है, तो क्या इसको उस लिहाज से तो कम होना चाहिए था, लेकिन आप ये समझती हैं कि ये ज़्यादा हो गया है पहले से? मेरे नज़दीक जब औरतें कौमी धारे में ज़्यादा आई हैं, जब बाहर ज़्यादा निकली हैं, तो मेरे ख्याल से उस तरीके से तो हरासमेंट बढ़ी है। मगर इसका एक और पहलू ये है कि ख़वातीन ने अब रिपोर्ट करना ज़्यादा शुरू की है। सिर्फ आपको ये बताती चलूँ कि इसके सद्देबाब के लिए जो इदारे हैं उनके पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। अगर किसी औरत ने हरासमेंट रिपोर्ट करनी है जाए मुलाजमत पे, तो हेल्पलाइन है इसके लिए, उसका नंबर 0344 367 367 है, या हमारी वेबसाइट पे जाके एक ईमेल डाल दें और उस पर दरखास्त कर दें और खुद आके भी ये जमा करा सकते हैं। 0344 367 367 इज द नंबर, 367 367। गॉट इट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब आपने कहा कि घूरना भी हरासमेंट है, या किसी को देखना, या इनडायरेक्टली कोई जुमला कसना, चलते हुए बात करना। बट इफ समबडी कम्स टू यू एंड सेज कि मुझे इस तरीके से रेज किया गया है, तो उसको प्रूव करना उतना ही मुश्किल है। आई मीन, हाउ वुड यू प्रूव? बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से गिल्टी नहीं हो पाते कि जी वो प्रूव ही नहीं हो पाती हरासमेंट, इस तरह का सिलसिला है। तो इसमें क्या हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं, या वी आर सपोज टू ट्रस्ट अ विमेन? क्योंकि अगर बिल्कुल हम ट्रस्ट फैक्टर पे जाएंगे तो फिर वो राइट मिसयूज भी हो सकता है, कुछ खवातीन उस हक को मिसयूज भी कर सकती हैं किसी को मलाइन करने के लिए। तो इसका फिर क्या तरीकाकार है, हाउ टू प्रूव हरासमेंट? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हरासमेंट बहुत दफ़ा अकेले में होती है, मगर उसके साथ बहुत सारे और लवाजमात भी होते हैं। क्योंकि अगर अकेले में हरासमेंट होती है तो साथ ही साथ लोग एम्बोल्डन होकर मैसेजेस भी भेजते हैं, और जब एक खातून के साथ कोई सिग्निफिकेंट हरासमेंट होती है वो बाहर आके किसी ना किसी को जनरली बता भी देती है। अब कैमरों का ज़माना है, उसके ज़रिए भी हो जाता है। तो एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है जिसके ज़रिए देखा जाता है, स्टेटमेंट्स ली जाती हैं दोनों साइडों की टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या थी, बाकी लोगों से भी पूछा जाता है। और फिर मैंने जिस तरह बताया कि और शवाहिद, जिस तरह सीसीटीवी कैमरा हैं, फुटिंग्स हैं, और अगर एक किसी शख्स ने बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल बनाया, ऐसी बातें की, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम असेस कर लेते हैं। बाकायदा तरीक़ेकार है, कानून में बहुत डिटेल्ड तरीक़ेकार है। मगर एक अहम है बात समझने के लिए कि जिसके साथ हरासमेंट हुई है उसकी स्टेटमेंट को हम काफ़ी वजन देते हैं। साथ ही साथ ये भी कह दूं कि हम दोनों पार्टियों को इक्वल इंसाफ देते हैं। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा है तो ये नहीं समझ लिया जाता कि वो फौरन मुजरिम भी बन गया है, बाकायदा तरीके से पूरी तहकीकात के बाद फैसला होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे हमारे मुआशरे में ये है, एक केस मैंने ऐसा देखा है, हाई प्रोफाइल केस, आई वोंट मेंशन
कि उसमें प्रूव नहीं हुआ वो केस, लेकिन उनकी प्रोफाइल काफ़ी ख़राब हो गई है जानकर, क्योंकि उन पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। लेकिन दूसरी जानब ये जो फैमिलीज़ के अंदर भी हरासमेंट के बड़े वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, हम इस पर बात नहीं करते। अमूमी तौर पर आपको मालूम होगा ख़ानदानों के अंदर पर्दा डाल दिया जाता है, ख़ासतौर पर अगर कोई इस किस्म का कोई इंसिडेंट हो गया, इवन रेप्स तक हो जाते हैं और लोग इस पर पर्दा डाल देते हैं, इसको बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि बदनामी हो जाएगी, अपनी खाला का बेटा है या अपनी चचा का बेटा है तो लोग क्या कहेंगे टाइप। तो इसके लिए भी कोई कर रही हैं आप अवेयरनेस इस तरह की कैंपेन की, लोग क्या कहेंगे फैक्टर से लोग निकलें, लोग रिपोर्ट करें, अपनी बेटियों को कहें कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो आप नेम करें, शेम करें, ऐसे लोगों को पता चले। बिल्कुल इमरान साहब, एक तो वजाहत ज़रूरी ये भी है कि अगर हरासमेंट प्रूव नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरासमेंट हुई नहीं है। क्योंकि कोई भी औरत, ये एक आपने सही कहा कि ये चीज़ लेके आगे नहीं निकलती, क्योंकि हमेशा उसी को कहा जाता है, ब्लेम उसी को किया जाता है कि तुमने खुद ही कुछ किया होगा, तुम्हारे कपड़े ऐसे होंगे, तुम घर से बाहर क्यों निकली, तो ये तुम्हारा कसूर है। हद तो ये है कि जब सेक्सुअल अब्यूज़ तक बात पहुंच जाती है, जब जिस्मानी तशद्दुद भी होता है या सेक्सुअल जिनसी तशद्दुद भी होता है, तब भी ख़वातीन आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि किरदार कुशी तब भी उन्हीं की होती है। लोग भी यही कहते हैं कि खामोश रहें। उसके लिए बहुत मौसर कवानीन मौजूद हैं, और ना सिर्फ कवानीन मौजूद हैं बल्कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए कोर्ट्स भी मौजूद हैं, जो कि एक सेंसिटिव तरीके से ख़वातीन की पूरी स्टेटमेंट लेते हैं, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दे के उनकी बात सुनते हैं, और ख़वातीन पुलिस का वहाँ होना भी इंश्योर कराते हैं। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड्स हैं, 40 सेकंड्स में भी आप कुछ भी कहना चाहें। अब इस प्लेटफॉर्म से बहुत सी ख़वातीन आपको देख रही हैं, हो सकता है कुछ ऐसी इस वक्त ख़वातीन देख रही हों जिनको वाकई हेल्प की ज़रूरत हो, दे माइट नॉट बी गेटिंग एन आइडिया, क्या करें? आप कुछ भी कहना चाहें उनसे डॉक्टर साहब। हरासमेंट एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है, हर जगह पे होती है, और इसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। ना सिर्फ ये वफाकी मोतसिब के कानून के मुताबिक जुर्म है, बल्कि ताज़ीरात पाकिस्तान में ये क्रिमिनल ऑफेंस है, सेक्शन 509। मगर जो इदारे भी बनाए गए हैं, जो कवानीन भी आए हैं, उनका तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ख़वातीन खुद आवाज़ नहीं उठाएंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगी हरासमेंट के ख़िलाफ़, तो आपको बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट में बहुत ही एक मौजू तरीके से डील किया जाएगा, मुफ्त इंसाफ मुहैया होगा। आपसे कोई तवक्को नहीं है कि आप वकील लेके आएँ, आप किसी तरीके से ये कंप्लेन कर दें और उसको एंड तक लेके जाएं, क्योंकि जब आपको इंसाफ मिलेगा तो बहुत सारी ख़वातीन आएंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई इस अहम दिन के ऊपर, बड़ी ज़रूरी बड़ी बातें आपने की। आई होप कि कुछ देखने वालों को, खासतौर पर ख़वातीन को इसका फ़ायदा हुआ होगा। 0444 367 367 इज़ द हेल्पलाइन। कहीं भी ऐसा इशू आपको फेस होता है, इस नंबर को सेव रखिए, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड वी बिलीव कि आपको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। विमेन डे के हवाले से बात हुई है, वी हैव द सेगमेंट्स एज वेल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, और अहम मौजू ये है कि यूट्यूब पर एक चैनल है डेटा बॉल के हवाले से, बहुत ही खूबसूरत चैनल है। आप जब अपने बच्चों को दिखाएंगे तो उनके अंदर कौन सी सलाहियतें जो हैं उनको फ़रोग़ हासिल होगा और वो बेहतर होंगी। और वो जो सलाहियतें हैं वो बुनियादी तौर पे स्केल जांचने के हवाले से हैं, किसी चीज़ की पैमाइश जांचने के हवाले से हैं, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। ये चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उनकी जो अकली तरक्की है, उसके जो मदारिज हैं, उनमें ये बहुत ही अहम माइलस्टोन के तौर पे आता है कि जिसमें किसी चीज़ का बड़ा होना या किसी चीज़ का छोटा होना, उसके हवाले से सही जाँच जो है वो बहुत ही बुनियादी तरबियत है। और उसके बाद जो है वो फिर मेजरमेंट का मामला आता है। तो स्केल्स के हवाले से एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, जिसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊँगा। अगर वो बच्चों को दिखाएंगे, बहुत ही छोटे बच्चे भी जो हैं, तो उसको न सिर्फ एंजॉय करते हैं, लेकिन पसे पर्दा जो उस चैनल का मकसद भी है वो ये है कि बच्चे के अंदर जो स्केल जांचने की सलाहियत है ये बहुत बेहतर होती है। मिसाल के तौर पे जब आप डाटा बॉल इस चैनल में जाते हैं तो बर्ड्स की जो स्पीड है, यानी जो परिंदों की स्पीड है, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो स्लोएस्ट या सुस्त तरीन परिंदा है वो कौन सा है, फिर उससे तेज़ रफ्तार कौन सा है, फिर उससे तेज़ रफ्तार कौन सा है। तो वो सारा क्योंकि विजुअल्स हैं और विजुअल बेस्ड है, तो वो बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वो उनको लगता है जैसे वो कार्टून ही देख रहे हैं, लेकिन साथ उनको बहुत ही अहम मालूमात मिल रही होती हैं कि कौन सा परिंदा जो है वो कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ रफ्तारी से उड़ता है। अब आप मेरे लिए इसी चैनल को देख के हैरान कौन इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो पैराग्रेन फैल्कन है, इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 384 किलोमीटर पर आवर है, तकरीबन 400 किलोमीटर पर आवर है वाइल डाइविंग, जब वो डाइव कर रहा होता है। उस चैनल में दिखाते हैं कि वो डाइव करती है, उसकी स्पीड जो है वो 384 किलोमीटर पर आवर, यानी इतनी तेज़ रफ्तारी से कोई परिंदा जो है वो उड़ सकता है। इसी तरह एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है टेल साइज, यानी किस दुम जो है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जो दुम है, तो
किसकी दुम जो है वो कितनी बड़ी है, ये कितनी छोटी है। तो वो जो दुमों का जो साइज़ है, तो वो मुख्तलिफ जो बच्चे देखते हैं मुख्तलिफ एनिमल्स को, और बिल्कुल छोटी दुम से लेके जो बड़ी और लंबी दुम जो है वो कौन से एनिमल्स की है। इस तरह जो डॉग स्पीड है, मिसाल के तौर पे जो कुत्ते हैं वो कितनी तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हैं। तो दुनिया में जो सुस्त रफ्तार तरीन कुत्ता है वो कौन सा है, वो फर्स्ट डॉग कहते हैं, जो कि 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, यानी बहुत ही स्लो है। जबकि इन्हीं कुत्तों में जो ग्रे हाउंड है उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी 72 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन ये जो 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो दौड़ने वाला कुत्ता है और जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाला कुत्ता है, इसके दरमियान में 20 किस्में आती हैं, और वो इसी चैनल से आपको मालूम होता है। उन जब डॉग्स को दौड़ते हुए दिखाते हैं, तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए दिखाते हैं, तो बच्चों के लिए यकीनन ये बहुत ही दिलचस्पी का सामान होता है। फिर बच्चे क्योंकि कार्टून्स बहुत शौक से देखते हैं, तो उन कार्टून्स में वो सी मॉन्स्टर्स भी होते हैं और फिर जो डायनासोर्स होते हैं। अब इन वो डायनासोर्स की जो है वो बहुत सारी किस्में हैं, इसी तरह जो सी मॉन्स्टर्स हैं उसकी बहुत सारी किस्में हैं। ये ट्रांसफार्मर्स पे की बुनियाद पे जो मूवीज़ बनी हैं, तो ट्रांसफार्मर्स की बहुत सारी किस्में हैं। तो इनमें किस ट्रांसफार्मर का कितना साइज़ है या किस डायनासोर का कितना साइज़ है, उनका जो साइज़ का जो कंपैरिजन है, तो उसके लिए भी एक वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल इसी तरह जब हम लीफ साइज़ यानी पत्तों के साइज़ पे आते हैं, या कौन सा पत्ता जो है वो कितना बड़ा है, या दुनिया में छोटा तरीन पत्ता कौन सा है और बहुत बड़ा पत्ता कौन सा है, तो ये बहुत ही अहम मालूमात हैं। और ये जो जब आपको पता चलता है कि जो डेट लीफ है यानी जो खजूर का पत्ता है वो 500 सेंटीमीटर यानी सबसे बड़ा पत्ता कहलाया जाता है, और इस तरह जो ह्यूज लोटस है उसका जो है वो तकरीबन 220 सेंटीमीटर है। और मतलब इस तरीके से बहुत ही जो छोटे पत्ते हैं उनसे लेके बहुत बड़े पत्तों के दरमियान में जो 20 इकसाम है, तो वो इसी वीडियो में आपको बताई गई हैं। फिर बच्चों के लिए भी और हम सब बड़ों के लिए भी बहुत ही एक अहम चीज़ और बहुत ही दिलचस्प चीज़ ये हो सकती है कि कौन सी स्पीशी कितने अंडे देती है, यानी नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो कौन सी स्पीशी कितनी अंडे देती है। तो इसमें आप देखेंगे जो हमिंग बर्ड की तरफ आप चले जाएंगे तो हमिंग बर्ड जो है वो तकरीबन पूरे सीजन में 2 अंडे देता है। इसी तरह कबूतर के बारे में यही कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जाते हैं ओशियन सनफिश पे, तो वो तकरीबन 30 करोड़ अंडे देती है। और इसी तरह जो स्टार फिश है वो 6.5 करोड़ अंडे देती है। और जो सबसे ज़्यादा है वो जायंट क्लैम है जो कि 50 करोड़ अंडे देता है। बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस लेके आखिरी स्टेजेस तक जितने भी नंबर ऑफ एग्स के हवाले से इसी वीडियो में आपको बताया जाता है। तो इसी तरह मेरा मतलब है कि जिस तरह ये नंबर ऑफ एग्स हैं, इसी तरह कान का साइज़ हो सकता है। तो किसके एनिमल का कितना कान का साइज़ है, और दुनिया में सबसे बड़ा कान जो है वो कौन से जानवर के पास है, और छोटा कान जो है वो कौन से जानवर के पास है। तो ये, और इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वो डाटा जिसमें ह्यूमन रेलिवेंट है, तो उसमें बीच में ह्यूमन को भी दिखाया गया है, ताकि वो बच्चा जो है या हम आप जब देख रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा वो स्केल बेहतर जान सकते हैं। जब ह्यूमन का स्केल, ह्यूमन का ईयर भी, ह्यूमन का कान भी जो है उसमें दिखाया जाएगा। तो वो जिस जगह पे ह्यूमन आता है वो उसी जगह पे दिखाया जाता है, और जहाँ पे रेलिवेंट होता है, यकीनन जो दुम या टेल है उसमें तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जहाँ रेलिवेंसी है वहाँ पे ह्यूमन को भी मिसाल के तौर पर उसमें दिखाया जाता है। फिर इसी तरह कुछ भी आप कह सकते हैं, यानी व्हील है, व्हील का साइज जो है, छोटी गाड़ियाँ, बच्चों के खिलौने के व्हील्स का साइज से लेके दुनिया का बड़ा यानी पहिया कौन सा है, किस मशीन के साथ लगा हुआ है, तो इसके दरमियान में जितने पहिए आते हैं, तो ये बच्चों का फिर एक स्केल का उनको आइडिया होता चला जाता है। इस तरह यानी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज या दुनिया में ज़्यादा आबादी वाले मुल्क वो कौन से हैं, तो वो गेंदों की शक्ल में बड़ा खूबसूरती से दिखाया गया, तो उससे आइडिया हो जाता है कि दुनिया में आबादी जो है वो किस मुल्क के पास कितनी है। एक रफली आइडिया हो जाता है, एक स्केल का आपको आइडिया हो जाता है, ज़हन में जो बेसिकली एक शक्ल बन जाती है। तो डाटा को एक शक्ल देना, उसको विजुलाइज करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे क्लैरिटी आती है, थॉट्स में क्लैरिटी आती है, और जब थॉट्स में क्लैरिटी आती है तो बच्चे का जो तालीमी मामला है वो बेहतर से बेहतर होता है, वो आगे की तरफ सोचता है। तो ये जो यूट्यूब चैनल है ये ज़रूर बच्चों को दिखाइएगा, ताकि उनके अंदर जो स्केल की वो एक सेंस है वो पैदा हो, और जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या अखिली तरक्की है उसके जो मदारिज हैं वो बखूबी तय हो सकें। देखते रहिए साइंस एंड टेक। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। उफैरा फैज आज हमें दिखा रही हैं ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से सजाया गया विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल 2024। इसका क्या अहवाल रहा, आपको दिखाते हैं। ख़वातीन किसी भी मुआशरे की बुनियाद में और तामीर व तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ख़वातीन ने दुनिया के हर मैदान में खुद को मनवाया है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर आर्ट काउंसिल अलहमरा में, जहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से वुमेन ऑफ द वर्ल्ड का इनाकाद किया गया है। वैसे तो ये फेस्टिवल का 7th एडिशन है, लेकिन पाकिस्तान लाहौर में पहला है। इस साल इसका थीम है सखियाँ यानी कि दोस्ती। तो आइए चलते हैं, आपको इस कलरफुल से इवेंट का विजिट कराते हैं और साथ ही साथ आपकी सखियों से मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एमन अरीज। एमन, मुझे ये बताओ आप क्या करते हो बाय प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन आई एम अ फार्मासिस्ट। ठीक है। और मतलब मैं पहले जॉब करती रही हूँ मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट में CCL। तो मुझे ये बताओ, आप एक खुद वर्किंग लेडी हो, घर से बाहर औरत के लिए सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा क्या होता है? आई थिंक whenever फीमेल इज़ लिविंग हर होम ना, तो सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है ना, वो उसको ये होता है कि उसको एक सिक्योर कल्चर मिले। वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, स्पेशली अ वर्किंग लेडी। Exactly. उसको बड़ा जज किया जाता है हर जगह पे, हर स्टेप के ऊपर। और जैसे लाइक छोटी सी एक बड़ी एग्जांपल अगर दूं तो वाइल आई एम ड्राइविंग टू माय वर्क, तो वहाँ पे मुझे रास्ते में बड़े लोग इस तरह के मिल रहे होते हैं, जजिंग यू, कोई आपको कट मार के निकल रहे हैं, कोई हॉर्न बजा देते हैं, हॉर्न बजा के, और वो इस तरह की। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, इसके अलावा बहुत मतलब चीज़ें होती हैं। ड्यूरिंग जॉब खवातीन को हरेसमेंट का बहुत सामना करना पड़ता है, तो आपकी नज़र में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक औरत की मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट करती हैं? ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स अ लॉट, क्योंकि बीइंग अ फीमेल, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, लाइक नॉट एवरी फीमेल इज़ सो स्ट्रॉन्ग टू फेस एवरीथिंग। ठीक है, समटाइम्स इवन बहुत सारी पैशनेट फीमेल्स होती हैं, करियर ओरिएंटेड होती हैं, बड़े ड्रीम्स होते हैं उनके, लेकिन व्हेन दे गो आउट इनटू द सोसाइटी, प्रैक्टिकल लाइफ में जाती हैं और वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, हरासमेंट आती है, और अगर वो नहीं उसको कोप अप कर पाती हैं तो दे क्विट ऑन देयर ड्रीम्स एंड दे स्टार्ट सिटिंग होम। फातिमा, मुझे ये बताओ आप क्या करते हो? स्टूडेंट हो या आप किसी प्रोफेशन? आई एम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, ग्रेट। तो एक फीमेल के लिए जब वो यूनिवर्सिटी जाती है, जब वो अपनी जॉब पर जाती है, अपने ऑफिस जाती है, घर से बाहर नॉर्मली निकलती है, तो उसके लिए एक सखी का होना, एक दोस्त का होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हो, आप पढ़ रहे हो या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी होता है आपके लिए। एक, क्योंकि हम लड़कियां ऐसी होती हैं कि हम इमोशनली चीज़ों से ज़रा अटैच हो जाती हैं, तो इसके लिए हमें, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी होता है कि आपके साथ कोई ऐसे आपकी फ्रेंड हो, कोई ऐसी सखी हो जो आपको इस चीज़ में, जिसके साथ आप हो। हुरिया, मुझे ये बताओ कि माशरे में एक औरत के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट एक औरत होती है क्या आपकी नज़र में? बिल्कुल, माशरे में एक औरत ही एक औरत की सबसे ज़्यादा बड़ी सपोर्ट होती है। रिसेंटली भी अगर हम देखें, शाम में एक वाक़या हुआ, एक औरत फंसी, उसको एक औरत ने आके बचाया, और वो इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उस औरत को भी सपोर्ट किया गया था कि वो इस स्टेज पे पहुंची कि वो इस काबिल हो कि वो किसी और औरत को सपोर्ट कर सके। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फेमिनिज्म में और वुमेन एम्पावरमेंट में क्या डिफरेंस है आपकी नज़र में? फेमिनिज्म को बहुत गोलमोल कर दिया गया है, इसलिए फेमिनिज्म की जो रियल डेफिनेशन है वो कहीं दब जाती है, उल्टी पुल्टी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, और जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो आजकल के दौर में ज़रूरी है। इरम साहिबा, मुझे ये बताएं, सखियों का इवेंट हो रहा है और सखियों की बात ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, इरम की सबसे अच्छी बेहतरीन सखी कौन है? सबसे पहले मुझे लगता है मेरी अपनी बेटी के साथ सखी बनने की ज़रूरत है। सो बाकी बहुत से हैं, कमल घूसट के साथ मैंने काम शुरू किया था, वो मेरी सखी हैं। सो हम सबको ही सखियाँ बन जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये इवेंट भी इसीलिए मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा, अगर मैं पुराने दौर की बात करूँ तो पुराने दौर में औरतें जब कुएं से पानी निकालने जाती थीं, या तंदूर पे रोटियां लगाने जाती थी, या स्कूलों में जब मीना बाजार सजता था तो वहाँ पर इकट्ठी होती थी तमाम तर सखियाँ। तो आज के दौर में सखियों का मिल बैठना कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और बार बार होना चाहिए, उसके लिए कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एवरी डे लाइक कनेक्शन एंड रीबिल्डिंग ईच अदर। अच्छा, आपको लगता है कि क्या हमारा जो मुआशरा है
वो इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है कि एक औरत घर से बाहर निकलने में अनकंफर्टेबल फील करती है? आई थिंक लेट्स गो प्रैक्टिकल, और जिसमें कैपेबिलिटी घर बैठ के भी लोग काम कर रहे हैं. देयर सो मच फूड सेंट्रिक. कोरोना के टाइम पे कितनी खवातीन ने शुरू किया वो घर से खाना. वट एवर यू आर केपेबल ऑफ, मुझे लगता है कि सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी में पार्ट लेना हमारा ज़रूरी है. उससे एम्पावरमेंट खुद ब खुद हो जाएगी. और उसके लिए घर से बाहर जाना ज़रूरी है. उसके लिए घर से बाहर जाना बिल्कुल ज़रूरी है. ठीक है. निदा, इस पूरे इवेंट पे आपका स्टॉल जो है वो बड़ा डिफरेंट है, तो मुझे पहले तो अपने स्टॉल के बारे में बताएं. एक झंडी मेरे नाम की, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि स्पेस में, किसी भी स्पेस में, किसी भी कम्युनिटी में, माशरे में अपने नाम को बस क्लेम करना. दैट्स ऑल इट्स अबाउट. कि आप आएँ, आप अपने नाम की एक झंडी लगाएं. यू जस्ट मार्क योर स्पेस इन द कम्युनिटी, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना बेसिकली. यस, जबरदस्त. खतीजा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हम दोनों ख़वातीन हैं, घर से बाहर जब निकलती हैं काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, तो हमें डेली बेसिस पे मुख्तलिफ तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ख़वातीन के जहन पर भी काफ़ी असर पड़ता है. और इन फ्यूचर जब वही ख़वातीन माएँ बनती हैं तो अपनी बेटियों को इस माशरे में भेजने से डरती हैं. तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिल्कुल सही है, औरतें बिल्कुल डरती हैं और फिर उनकी जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको भी वही डर से और उसी ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है. बट आई थिंक थोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल रहा है पाकिस्तान में. आपकी बसेस आ गई हैं, औरतें कराची में तो औरतें बाइकियाँ चला रही हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. हाँ, डर कर करती हैं, बहुत दिलेरी से काम करना पड़ता है. औरत के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन हो सकता है? अपने घर से शुरू होता है, फ्रॉम फादर्स टू ब्रदर्स, हस्बैंड्स, फ्रेंड्स. You? I'm very well, thank you. How are What's you? your name? My name's Jill Richards. I'm the Director Arts for the British Council in South Asia. Okay. Can you tell me the idea about this event? WOW started in 2010. It was something that started in London on the South Bank in London. And it's a global movement and a festival which not only celebrates women and girls and all their amazing achievements, focusing on women and girls in Pakistan, but it also looks, takes a frank look at some of the challenges they face and how we can work together towards a positive future. May I ask you, how do you empower yourself as a woman? I learned so much from people already today. That we were just in a session talking about women's economic access and rights, and being in that session I didn't really know what more I'd learn, but hearing other people's experiences makes me reflect on myself. So if you think of money management, it sometimes takes someone else reflecting on their situation to make you think about yours. So personally it's about kind of that engagement with other people and constantly trying to learn. Thank you so much. Yeah. मुझे ये बताइएगा, इस वक्त हम एक इवेंट पे मौजूद हैं, वाओ इवेंट, जो लाहौर में फर्स्ट टाइम हो रहा है और इसका थीम है सखियाँ. तो बेसिकली ये सखियाँ थीम रखने का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब ख़वातीन मिलती हैं और मिल अपना जो दुख दर्द, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो ख़यालात हैं, वो अपने दोस्तों से ही शेयर करती हैं. तो हमने कहा क्यों ना एक ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें ये थीम हो, ताकि पीपल कैन कम टुगेदर एंड ख़वातीन अपने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें. एक औरत का इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में? औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, मगर ये भी ज़रूरी है कि सब मिलजुल के रहें. फैमिली यूनिट्स हैं, पूरा एक कम्युनिटी है, ख़ानदान है. तो एक औरत की वेल बीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये सब माशरा सही तरह चल सके. इफ़ वुमेन आर नॉट टेकन केयर ऑफ, तो वो किसका ख्याल कर सकती हैं? बिल्कुल ऐसा. आज मैंने आपको वाओ फेस्टिवल का विजिट करवाया और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक औरत का इंडिपेंडेंट होना, एक औरत का एम्पावर्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक औरत खुद मुख्तार होती है तो वो अपना वही तमाम तर कॉन्फिडेंस अपनी नस्ल में मुंतकिल करती है और फिर यूं ही वो नस्ल इस माशरे को खूबसूरत बनाती है. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज 8 मार्च है, हमारे लिए बहुत पुरफखर दिन है। हम खवातीन की खिदमात को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, साथ साथ उनके माशरे में इस माशरे में जो उनका किरदार है उसको हाईलाइट करने की भी कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर। खवातीन का बुनियादी तौर पर हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट ये है कि जो काम है जी वो ज़्यादातर घरदारी है, घर संभालना है, लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ख़वातीन मर्दों से बहुत ज़्यादा तगड़ी होती हैं इस चक्कर के अंदर कि वो न सिर्फ घर को मैनेज करती हैं बल्कि वो अगर वर्किंग वुमेन है तो वो दोनों साइड्स को साथ लेकर चलती हैं। शायद हम मर्द हजरात ये नहीं कर सकते, हम बाहर का करके थक जाते हैं, घर का फिर हमसे नहीं होता, लेकिन ख़वातीन करती हैं, साथ साथ फैमिली बच्चों को भी संभालती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो एक खातून मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। बेसिकली शी इज़ अ शेफ़ हैं, उनका शौक़ है खाना पकाना, लेकिन इसको वो प्रोफेशनल लेवल पे लेकर गई हैं, इसको वो बिजनेस लेवल पे लेके गई हैं। हमने आपकी मुलाकात सैयदा लाइबा शाहिद से करवानी है। प्रोफेशनली शी इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल के लास्ट ईयर में है, लेकिन इकिगाई के नाम से, इकिगाई ब्रोफीज़ के नाम से अपना एक चेन चला रही हैं ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स का थ्रू फूड पैंडा। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी ख़वातीन को भी इंगेज किया है, एम्प्लॉय किया है जो कि इससे पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन बड़ी कामयाबी से इस बिज़नेस को लेकर चल रही है। इनका ब्राउनी कैफ़े है ये। तो हमने कहा कि ज़रा इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस हद तक ये समझती है कि बाकी लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सैयदा लाइबा शाहिद, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो मेजरली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी एक छोटी इकिगाई स्टोरी सबको बता सकती हूँ। एंड माय इंट्रोडक्शन, आई एम सैयदा लाइबा शाहिद, 22 ईयर्स ओल्ड एंड मैं अभी करेंटली एक फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। एंड साथ साथ में इकिगाई, व्हाट इज इकिगाई, उस पर तो मैं आऊँगी ही। इसका मतलब तो बताएं पहले हमें। आपको मैं ये बताती चलूँ कि बिल्कुल इकिगाई बेसिकली एक जापानीज कंसेप्ट है। जापानीज पीपल बिलीव कि अगर आपने ज़िंदगी में 4 चीज़ों का एक इंटरसेक्शन देख लिया, इंटरसेक्शन पा लिया, एक मिड पॉइंट कर लिया, तो यू विल लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है व्हाट यू लव, जो आप करना पसंद करते हैं, व्हाट यू आर गुड एट, जो चीज़ आप अच्छी बेहतर करते हैं। थर्ड इज़ द व्हाट द वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू, दुनिया में आपका क्या रोल है या दुनिया वाले आपसे क्या चाहते हैं। एंड फोर्थ इज़ हाउ यू कैन बी पेड फॉर, लाइक व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जरिया बनेगी। तो आई सोली बिलीव्ड इन इट। मेरा ये था कि हम खास तौर पर ख़वातीन को लेके बात करें तो उनका तो ये होता है कि उनको व्हाट यू कैन डू या व्हाट द वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू उसका तो पता होता है, लेकिन बाकी 3 कंपोनेंट्स वो मिस कर जाती हैं। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे मैं उनको बेहतर ये चीज़ भी कैरी अप कर सकती हूँ कि बाकी चीज़ों को किस तरह से करना है, एंड हाउ यू कैन लिव अप टू योर इकिगाई एंड हाउ यू कैन फाइंड योर इकिगाई। बाय द वर्ड इकिगाई इट मीन्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड समथिंग जो आपको रोज सुबह अपने बिस्तर से खड़े करने पर मजबूर कर दे, कोई एक ऐसा मकसद। तो here it is. So your ikigai is being an entrepreneur, being a chef, or you know, to make money out of it. Exactly. क्या था? What exactly how you define it for yourself? Exactly. For me, जब मैं ब्रांड नेम भी अपना रख रही थी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि you know ETC eats, ETC bakes या whatever, लेकिन I wanted to go with something that has a vision. तो ikigai for me is baking and medicine, both of it. क्योंकि initially when I was supporting my family, like I'm still supporting my family, so I used to do content writing and I used to give tuitions to A-level students. लेकिन being a medical student myself, it was a lot of academy for me. मतलब बस पढ़ाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई थी. And baking was a turnover for me क्योंकि एक होता ना जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं तो उसको आप क्रिएटिविटी में निकालते हैं. That used to be my thing. तो बेकिंग वॉज इट फॉर मी. तो इकिगाई को अगर मैं अपनी डिफाइन करूँ तो दिस इज दैट आई लव टू डू बेकिंग एंड आई एम गुड एट बेकिंग, आई एम गुड एट मेडिसिन एज वेल. मैं इक्वली पैशनेट हूँ दोनों चीज़ों के लिए. मैं बताती चलूँ खवातीन, बहुत सी लड़कियां हैं पाकिस्तान में जो कि बेकिंग बहुत अच्छा करती हैं, खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, बट दे माइट हैव नेवर थॉट कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाए. आपने 8 आपकी ब्रांचेस हैं इकिगाई के जो आप रन कर रहे हो. ये आपको किसने आइडिया दिया कि कम ऑनलाइन एंड मेक अ यू नो इसको ऑनलाइन बिजनेस करो आप अपना? बिल्कुल ऐसे ही है. आई थिंक सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाज द रीज़न. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि बैठे बैठे नहीं मुझे ये चीज़ हुई कि इफ़ आई एम गुड एट समथिंग, वो कहते हैं ना कि व्हाई टू डू इट फॉर फ्री. तो यूनिवर्सिटी में माई फ्रेंड्स हाइप्ड मी अप कि इट्स टू गुड, एंड थोड़ा सा दूसरों के स्ट्रेंजर्स के रिव्यूज़ लेने के लिए मैंने स्टार्ट करा था यूनिवर्सिटी से अपनी कि वहाँ पे जो कैफेटेरिया था उनसे आई कॉन्टैक्टेड एंड उनसे मैंने एक एक्सपोजर मांगा. अपनी चीज़ रख कर मैंने वहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ देखने चाहे कि इफ़ पीपल आर रियली लाइकिंग इट और नॉट.
जब मुझे वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक मिला तो दैट इनकरेज्ड मी कि मैं इस चीज़ को और आगे लेके जाऊँ। एंड आपको पता है कि अगर आप अभी यहाँ पे कोई आउटलेट खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एंड फॉर अ स्मॉल बिजनेस लाइक मी, आप बिल्कुल इस चीज़ का सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं ना, द हार्डेस्ट स्टेप टू टेक इज द फर्स्ट स्टेप। तो फूड पैंडा, होम शेफ लिटरली गेव दैट प्लेटफॉर्म के कम इन्वेस्टमेंट में आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो उसी पे मुझे था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई कि क्या से क्या ही हो जाएगा, देखते हैं। So if I ask you, Laiba, what was your first investment that you did? I mean, Food Panda पे आप जब आई, पहली इन्वेस्टमेंट कितने पैसों की थी जिससे आपने पहली अपनी प्रोडक्ट्स बनाई टू मार्केट इट? I think I was doing it priorly भी on Instagram and on with my university cafe. लेकिन on Food Panda it was 7,000 rupees, क्योंकि उनकी डिवाइस की कॉस्ट थी that time. तो वो मैंने अपने प्रॉफिट्स वगैरह में से ही निकाली थी एंड आई गॉट ऑन बोर्ड इट विद देम। उनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें से ही आपका कमीशन कट आउट हो जाता है एंड यू डोंट हैव टू पे एनी एक्सटर्नल चार्जेस। तो सबसे बेहतर मुझे उनका ये वाला एक पैकेज पूरा लगा एंड आई वेंट विद इट। तो जौहर ब्रांच के बाद, उनकी सक्सेस के बाद, लिटरली इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू एक्सपेंड, क्योंकि देयर वे ऑफ वर्किंग, जिस तरह से वो एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपको घर में बैठे बैठे आप बना के एक चीज़ रख रहे हैं एंड कस्टमर्स आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर रहे हैं एंड राइडर आ रहा है, वो लेकर जा रहा है। तो इट वाज, यू कहते हैं ना कि बहुत ईजी कर दिया उन्होंने इस हैसल को, जो कि घर की खवातीन नहीं सोच सकती थी कि इस चीज़ को कैसे किया जाए। अच्छा लाइबा, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो जो पहला ऑर्डर होता है ना, या जो पहली डिमांड या पहली जिस चीज जिससे आप कुछ कमाते हैं वो बहुत ही स्पेशल होती है एंड आई कैन इमेजिन कि वो कितना एक्साइट करता है आपको। डू यू रिमेंबर पहला ऑर्डर कितने का आया था, कहाँ से आया था, किस टाइप का था, क्या फील थी? बिल्कुल ऐसे ही है। पहला ऑर्डर जो मेरा था वो मेरे फ्रेंड ने ही करवाया था और वो बहुत रैंडम ऑर्डर था, मुझे पता नहीं था, वो किसी दूसरे अकाउंट से करवाया था। अच्छे दोस्त हैं, लाइक दे वर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। बिल्कुल, लाइक आई लिटरली से दिस के माय फीमेल फ्रेंड्स हैव हाइप्ड मी अ लॉट, माय फैमिली हैज हाइप्ड मी अ लॉट। और वो कहते हैं ना, शुरू में डिलुलुलु था कि पता नहीं, लेकिन इट रियली वर्कड आउट, पीपल वर एक्चुअली लाइकिंग इट एंड उस चीज़ से जो कॉन्फिडेंस मिला, I was able to focus it into the better things कि मैं इस तरह से इसको और अच्छा तरीका दे सकती हूँ। तो मेरा जो पहला ऑर्डर था, आई थिंक वो बॉक्स ऑफ 6 ब्राउनीज ही थी। ओके यस। आई थिंक वो मुझे उस वक्त 600 रुपीज़ की कॉस्ट की थी। तो दैट 600 वाज द फर्स्ट अमाउंट जो मैंने अर्न करा था थ्रू इकिगाई एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी ब्राउनीज लिटरली सेल करी हैं और लोगों के अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि बचपन से बेकिंग की है तो वो एक था, दूसरों को खिलाने वाली चीज़ तो होती थी। लेकिन तो आप तो आई बिलीव आप कराची बेस्ड हैं, पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको सिर्फ वो उनके अंदर टैलेंट बहुत है, बट दे से कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमसे पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें। आप चूंकि एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो थ्रू फूड पैंडा, आप उनको क्या तफवीज करोगे, कोई मशवरा दे सकते हो, हाउ टू स्टार्ट, क्या बताना चाहोगे उनको आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि हाउ फार यू वांट टू गो, एज इन सिर्फ एक बहुत ही ब्लर सा ख्याल रखना, ब्लर सी चीज़ रखना, वो भी आपको आगे लेके नहीं जा सकती। तो आपको पहले एक डिटर्मिनेशन चाहिए होगी कि ये चीज़ करनी है एंड व्हेन यू आर डिटर्मिन्ड यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फूड पैंडा जो कुकिंग की फील्ड को लेकर हैं, आई थिंक अब तो बहुत अवेयरनेस इस बारे में, लोग इंस्टाग्राम पे स्मॉल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, बी इट फ्रॉम पेंटिंग टोट बैग्स टू पेंटिंग कप्स, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई, अपना फैशन डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी हो। अब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की इतना बड़ा टूल है फॉर ऑल ऑफ अस टू बी द एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर लाइव्स एंड हम एक दूसरे को आपस में भी इतना ज़्यादा इसमें अफेक्ट करते हैं कि मैं यही समझती हूँ कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, दे हैव टू लुक फॉर इट। इट्स द सोशल मीडिया इस एज में, इट्स द फूड पैंडा होम शेफ्स इस एज में जिनको कुकिंग करनी है। आप एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ यू कैन डू इट, यू कैन पुट योर हार्ट आउट। आप अपने कस्टमर्स को बहुत आसानी से रीच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही वाली बात है, यू नीड टू बी डिटर्मिन्ड एंड यू नीड टू सेट योर माइंड कि इट्स डूएबल। आज विमेन डे भी है, लास्ट 20 सेकंड्स आप कुछ कहना चाहो खासतौर पे उन लोगों को लेकर जिन्होंने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, आपको हेल्प किया? बिल्कुल ऐसे ही, आई थिंक जो मेजर पार्ट मेरी लाइफ में प्ले करा है, दे हैव बीन द women in my life, my mother, my sister, like they have empowered me that I am somebody who is sitting here and
और मैं बाकी लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई एम कन्फ्यूज्ड कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से प्ले करूँगी, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और मैं सबको यही बोलूँगी कि जो मेरी लाइफ में फ़ीमेल फ्रेंडशिप्स रही हैं, फ़ीमेल कोई भी, बी इट एनी वन, आई हैव फाउंड देम टू बी अ सपोर्टिव पार्टनर फॉर मी। और आपको वही चीज़ अब दूसरों के लिए बनना भी है। तो वो कहते हैं ना कि मर्द को बहुत ज़रूरत है औरत की, और औरत को बहुत ज़रूरत है मर्द की, एंड बोथ ऑफ दे गो हैंड इन हैंड। लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत को ज़्यादा ज़रूरत है औरत की, क्योंकि वो ही उसको प्रॉपर जीने का तरीका सिखाती है और अपनी बाउंड्रीज और अपनी हर चीज़ किस तरीके से रीच आउट करनी है वो सिखाती है। तो राइट exactly this. लाइबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग लाइव। आपने बहुत अच्छी बातें की, बड़ी इंस्पिरेशनल बातें की, बड़ी हमारे लिए तो एक अच्छा एक एक्सपीरियंस, एक ऐसी एग्जांपल के तौर पे आप हमारे सामने बैठी हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शी इज़ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। मैं इनसे शुरू में एज पूछना चाह रहा था, फिर कहते हैं ख़वातीन से उम्र नहीं पूछते, तो मैंने नहीं पूछी, उन्होंने खुद बता दी। वेरी यंग माशाल्लाह, अपना बिजनेस कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं, एंड ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ फूड पैंडा इंस्पायर कर रही हैं। तो आप भी कुछ करिए, ऐसी सेट कि आप अगर एक दफ़ा इरादा कर लेते हैं, डिटर्मिन हो जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, देन अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर। सो इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो एक्सप्रेस अब आपको सेगमेंट फ्लैग्स दिखाते हैं, जहाँ पे सना हमायूं आज हमें अहवाल बता रही हैं इथोपियन कल्चरल डे का। वो वहाँ पे गई, उन्होंने क्या देखा आपको दिखाते हैं सेगमेंट फ्लैग्स में। वेलकम टू फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये खूबसूरत इवेंट सजाया है इथोपियन एम्बेसी ने। आज का दिन इथोपियंस के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये मना रहे हैं अपना 128 एडवा विक्टोरियस डे। तो क्या है इस दिन की खासियत, क्यों है ये ख़ास इथोपियन लोगों के लिए, और आज इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। खूबसूरत अफ्रीकन ड्रेसेस में मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ का अफ्रीकन ट्रेडिशन को प्रेजेंट करते हुए। तो आइए इनसे जानते हैं कि आज का दिन ये जो सेलिब्रेट करें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और ये जो खूबसूरत लिबास इन्होंने पहने हुए हैं इसकी क्या हकीकत है। हेलो हाउ आर यू? आई एम गुड। आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये आपका रिवायती लिबास है। Yeah, this is one of the many Ethiopian cultures. जी हाँ, ये लिबास एथोपियन रिवायात में से ही है। हमारे मुल्क में 18 से ज़्यादा अक़वाम आबाद हैं। One of the traditional dresses in Ethiopia. Very congratulations on this auspicious day. इस खूबसूरत दिन के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज यहाँ बहुत से लोग आपकी खुशियों में शरीक हैं। किसी और मुल्क में रहते हुए अपना कौमी दिन मनाने का तजुर्बा कैसा है? Living in another country and celebrating your own victory. We are great for this celebration. We are great for the people. हम सब के मशकूर हैं। हम मेज़बान मुल्क पाकिस्तान के भी मशकूर हैं। ये एक ज़बरदस्त मुल्क है। पाकिस्तान और एथोपिया ने मिलकर कॉलोनिज़म को शिकस्त दी थी। हम आज यहाँ बहुत खुश हैं। And we are happy to be here, and we are happy with the people of Pakistan. और मैं इस वक्त मैग्नस के साथ हूँ जो कि बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं। मैग्नस, यू आर लुकिंग प्रिटी इन दिस ब्यूटीफुल। आप इस रिवायती लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Okay, this is called Habesha kameez. जी, ये हैंडमेड इथोपियन शलवार कमीज है। ये हम खास मौके पर पहनते हैं, और इस शलवार कमीज के साथ ये नेकलेस पहनना बहुत ज़रूरी है। It's a common necklace actually, so it's a Habesha kameez. It's a handmade.
Okay, Magnus, you आप live 2 here सालों in से यहाँ रह Pakistan रही since 2 हैं। years, पाकिस्तान में and रहने का how was तजुर्बा your कैसा experience है? with यहाँ के Pakistani लोग people आपको and कैसे culture? लगे? Culture, I enjoy Pakistan very मैं much. पाकिस्तान में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है, हर तरफ ग्रीनरी है। यहाँ के लोग बहुत सोशल और मदद करने वाले हैं। मुझे यहाँ के लोगों से बहुत लगाव है। Islamabad and the people as well. इस वक्त मैं मौजूद हूँ 2 प्रिटी गर्ल्स के साथ who are Ethiopian Pakistanis and they are the perfect combination of this beautiful bond between Pakistan and Ethiopia. So who is the Ethiopian आपकी one? वालदा इथोपियन है या Oh, वालिद? mother. मेरी वालिदा अथोपियन है। Fantastic. So क्या आप do you know इथोपियन और Ethiopian उर्दू language ज़बानें and you बोल can सकती हैं? speak Urdu as well? जी, मैं दोनों जुबानें बोल सकती हूँ। अपनी वालिदा के साथ हम अथोपियन में ही बात करते हैं। And you live in Pakistan? Yes, we do. Fantastic. So tell me about your आज इस खास दिन sentiments के to be मौके पर here कैसा in this महसूस कर moment रही to हैं? celebrate this beautiful day? Well, you know, as an Ethiopian, you feel अथोपिया इन चंद ममालिक में से एक है जो कोलोनिज्म का शिकार नहीं हुए। आज के दिन हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी थी, इसलिए आज हम खुशियाँ मना रहे हैं। a great sense of pride. Fantastic. And you're wearing a traditional dress? Yes, kameez. Ethiopian kameez. सामिया, आपको उर्दू भी आती है? उर्दू भी आती है? मुझे ज़रा बताएं कि how it is felt great to be a part of it. उर्दू में बताओ. Okay. बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे. There's a lot of people from different cultures, so it's always a new experience because Ethiopian people बहुत ज़्यादा welcoming होते हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, so it's a great mix of both. Fantastic. What a beautiful definition you presented. Best of luck and very pretty girls. Thank you. Lovely talking to you. Very happy Adwa Victory Day and to all of people of this earth and especially to the Pakistani people. मैं आज के दिन की मुनासिबत से अथोपियन और पाकिस्तानी लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी दुनिया में एक अहम मुकाम रखता है। पाकिस्तान हमेशा मज़लूम ममालिक और अक़वाम के साथ खड़ा रहता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें अमन और खुशियों से नवाजे। मैं फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ और सबसे कहती हूँ कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। Our Palestinian people too, we have to always remember them and we pray for them in this very difficult time. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द मैन ऑफ द इवनिंग इथोपियन एम्बेसडर के साथ हु इज़ वेरी हैप्पी डेफिनेटली इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ डे वेयर वन कैन रियली प्राउड ऑफ देयर ओन विक्ट्री सो मैनी जनाब सफ़ीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आज का दिन इथोपिया के लिए बहुत अहम है। Ethiopia and Ethiopian people. Indeed, it is a victory for Ethiopia and the black people at the global level. जी बिल्कुल, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। आज के दिन स्याहफाम लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। आज के दिन एथोपिया ने कॉलोनिज्म को शिकस्त दी थी। एथोपिया पर आज तक किसी ने हुकूमत नहीं की। हमारा खून बहुत पुरजोश है और हम दुआ करते हैं कि जहाँ भी दुनिया में जुल्म हो रहा है वहाँ अमन आ जाए। हम मजलूमों के साथ हैं। हमारे आखिरी पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस में एथोपिया का जिक्र किया था, इसलिए हम लोग इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हम हर सूरत में अपना दिफा करना जानते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि पूरे अफ्रीका में भी अमन आ जाए। The freedom, liberty and the unity of Africa. Fantastic. And definitely Ethiopia is working on इथोपिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत काम कर रहा है। पाकिस्तान और इथोपिया किस तरह इस ज़मीन में तरक्की कर सकते हैं? Industries on what projects? Look, one thing is very important for us. Ethiopia has developed a special industrial zone. एथोपिया ने स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बना रखा है। ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने भी स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनाया हुआ है। हम भी CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। Project which is very close to Africa.
It's like today सीपैक अफ्रीका के बहुत करीब है। ये एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान और एथियोपिया को कनेक्ट करेगा और हमें मजीद करीब लाएगा। together for the collective security. So we can हमें इस पर काम करने की जरूरत है। एक चीज हमारे पास बहुत खास है, एथियोपिया के पास एनर्जी के सस्ते जरिए मौजूद हैं। which is one of the component which is very important. कुछ अर्सा पहले एथियोपिया की 75 कंपनियों ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस किस्म के ताउन से हम बाहमी इश्तराक को फरोग दे सकते हैं। To work together for mutual cooperation. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलकीता के साथ, जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहना हुआ है इन्होंने, और एक इथियोपिया का एक ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट है हॉस्पिटैलिटी का जो यहाँ पर प्रेजेंट किया। इस खूबसूरत दिन के मौके पर आपको बहुत मुबारक हो। हम सब आज यहाँ बहुत खुश हैं। I am amazed the way you मैं आपकी अरेंजमेंट देखकर बहुत हैरान हुई। हमें इसके बारे में तो Tell बताएं। us about this whole experience. Yes, as you said, it's a way of life. ये इथियोपिया का लाइफस्टाइल है। मेहमान नवाजी का एक ज़बरदस्त तरीका है। हम अपने मेहमानों की खिदमत इस तरह करते हैं। इथियोपिया वो जगह है जहाँ सबसे पहले कॉफ़ी दरियाफ्त की गई। So this is the raw coffee. ये रॉ कॉफ़ी है। हम इस कॉफ़ी को धोते हैं, फिर खुश्क करते हैं, फिर इस तरह रोस्ट करते हैं। There's a proper way of grinding. रोस्टिंग के बाद कॉफ़ी को ग्राइंड किया जाता है और इसके बाद हम इन पोट्स में अपनी कॉफ़ी को उबालते हैं। Boil our coffee. This is ये पोट मिट्टी का बना होता है, जिसके बाद ये कॉफ़ी सर्व कर दी जाती है। we grind the coffee. We boil it by this pot. After that, we wait few minutes to serve the coffee. ओके और अब मैं ये कॉफ़ी ट्राई करूँगी बिकॉज इसका एरोमा इतना खूबसूरत है, इट टेस्ट सो डिफरेंट, एंड स्पेशली ये कॉफ़ी दूध के साथ नहीं, ये कॉफ़ी शॉट्स की तरह पिए जाते हैं। और ये था आज का इवेंट। मुझे तो बहुत मज़ा आया इथियोपियन ट्रेडिशन को एंजॉय करके, उनके कल्चर से रिलेट करके, उनकी इस खुशी में शामिल होकर। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा। अपना रखिएगा ख्याल, क्योंकि अगले हफ्ते आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्लेऑफ मरहले में जाने के लिए PSL 9 के अंदर रस्से कशी का सिलसिला जारी है। आपको मालूम है कल इंपॉर्टेंट मैच था। मेरे ख्याल में तो कराची किंग्स ने फ्लाइट मिस कर दी है, ऐसा लगता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड से कल वो मैच हार गए। एक तो इस पर भी हमने बात करनी है। आज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इंपॉर्टेंट मैच है पिंडी के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। हमारे पास सैयद अवैस साहब मौजूद हैं। वक्त का मुकाबला सख्त है, तो हम जरा क्विकली अवैस से तजिया ले लेते हैं, पहले कल के मैच का और फिर आज के मैच के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सबसे पहले तो कल के मैच के बारे में बताइए। इतना अहम मैच मुझे लगता है बहुत आसानी से दे दिया कराची किंग्स ने। योर टेक। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची किंग्स की अगर बात करें तो मैं अभी भी रिसेंटली एक शो में बात कर रहा था कि यार शायद बकरे ज़िबा करके नहीं आए सदके के, क्योंकि बड़े एडिशंस हो गए कराची किंग्स को परफॉर्म करते। अब बात सदकों और बकरों पे आ गई है। वही ना, जो हालात चल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। आपने थिंक टैंक भी चेंज करके देख लिया, आपने कोचिंग स्टाफ भी चेंज करके देख लिया, लेकिन जो सूरत हाल है वैसी की वैसी है। सबसे बड़ा इशू जो मुझे कल भी इमरान भी नजर आया वो उनकी बैटिंग ऑर्डर का है, क्योंकि शान मसूद आपको पता है कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म नहीं कर पाए। वो अपना परफॉर्मेंस उनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट से सिवाय टिम सिफिट की आपको नजर नहीं है। फिर अगर आप जेम्स विंस की बात करें वो भी एज सच परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शुएब मलिक मिडिल ऑर्डर के अंदर एज अ सीनियर कैंपेनर, मुझे पता है इकोनॉमिकली वाइज बॉलिंग के अंदर तो बड़ा जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन जब बैटिंग की बात आ रही है तो शुएब मलिक भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं है आपको। 30, 32, 21, 22 उन्होंने स्कोर किया, इससे ज्यादा स्कोर कर नहीं पाए। तो वो जो प्रेशर है सारा वो उनकी बैटिंग की वजह से माउंट हो रहा है। फिर नवाज की बात करें, मुझे पता है कि मैच विनर अपनी जगह, बाबर आजम भी बहुत ज्यादा उन पर रिलाय करते थे, लेकिन अब सीरियस सी बात है, मैं खुद भी सोचता हूँ कि नवाज को रेस्ट देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करें उनको, ताकि वो जाके सोचें कि आखिर गलतियां मुझसे क्या हो रही हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे जो सी है वो बड़ी डाउनफॉल पे जा रही है। तो एक बड़ा कंसर्निंग साइन है कराची किंग्स के लिए। मुझे खुद भी था कि कल कराची किंग्स एक अच्छा परफॉर्म करेगा इस मैच के अंदर, के थोड़ा सा टूर्नामेंट के अंदर आपको नजर आएगा कराची किंग्स वापस टूर्नामेंट में आ चुका है, लेकिन 2 मैचेस जब आगे आने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कराची के लिए कि कराची उसको जीते और अच्छी इकोनॉमी अपना जो स्ट्राइक जो इकोनॉमिकली वाइज जो है उसको अच्छे तरीके से जीते, वरना अगर आपको पता है नेट रन रेट उनका अच्छा नहीं होगा तो वक्ता डल जाएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी परेशानी होगी, तीसरे नंबर पर आ चुकी है, इस्लामाबाद वायरस दूसरे पे गई है। अगर आज की मैच की भी आपको पता है एक जो सबसे बड़ी जो बात मुझे लगी वो ये थी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स बेशक बहुत तगड़ी साइड है, एक डिफरेंट साइड अब आपको नजर आती है, लेकिन जब ब्रेव डिसीजंस की हम बात करते हैं ना तो
आपको राइट टाइम पे लेनी पड़ती हैं। जेसन रॉय परफॉर्म नहीं कर रहे टाइम के अंदर से, आपको उनको बिठा के, आपको विल स्मिथ जैसा इतना तगड़ा बैट्समैन आपके पास मौजूद है, मुझे नहीं पता उसको चांस क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर आप बात करें नाफे की बात करूं, नाफे पे डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्म किया, बहुत ज्यादा लोग उस पर रिलाई भी करते हैं, अच्छा बैट्समैन है, यंगस्टर एग्रेसिव है, लेकिन यार उसकी परफॉर्मेंस आज सच कुछ अच्छी नहीं रही नाफे की। तो आप नाफे को जो उनसे आप रेस्ट देके तो आप कोशिश कर सकते थे कि नाफे को आप बिठा के तो आप अपना नाफे को बिठा के तो आप उसको ले आते। दूसरा एक लड़का उनके पास अपना लेफ्ट हैंड उमर बिन यूसुफ को आप अपना यहाँ पर चांस देते, क्योंकि वो बैट्समैन है जिसने डोमेस्टिक के अंदर भी टॉप परफॉर्मर रहा है। लास्ट टाइम भी क्वेटा का हिस्सा था, उसने परफॉर्म किया। तो ये जो चेंजेस है मुझे लगता है कि अब इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बड़े स्टेज मैचेस पे जा रहे हो, नॉकआउट पे जा रहे हो, आपके पास वो तो है नहीं कि स्टेज मैचेस हैं कि चलें जी अगले मैचेस में आप देख लेंगे। तो बहुत से मामला यहाँ चल रहे हैं टीम्स के लिए। पिंडी का ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग गेम्स तो यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो बड़े क्लोज मार्जिन गेम्स यहाँ पर हुए हैं ये सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी। लेकिन जो चेंजेस मैं कह रहा हूँ ये आपको वेल बिफोर करनी पड़ेगी, वरना मुश्किलात आपके लिए होंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसा और आज के मैच में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिजल्ट क्या आ सकता है? इन 1 मिनट बताइए। बड़ा तगड़ा मैच है। मैंने कहा ना कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कहीं ना कहीं इमरान भाई चेंजेस अपनी करनी पड़ेंगी। पेशावर जल्मी की आप बात करें, पेशावर की भी बैटिंग का थोड़ा सा इशू नजर आपको आ रहा है, सिवाय बाबर आजम के तो एज सच कंसिस्टेंट परफॉर्मर। अगर मैं कहूँ ना कि मुझे कोई बंदा के कि यार किस पे भरोसा करते हो, तो सीरियस बात है, पेशावर जल्मी में मैं बाबर के अलावा भी किसी पे नहीं कर सकता, क्योंकि जो सूरत हाल आपकी बैटिंग की है आपके सामने है। पेशावर के साइड ने एक इनिंग खेली, उसके बाद ऐसा वो भी नहीं कर सके। हारिस के ऊपर आपको पता है ड्यू है, क्योंकि 150 प्लस का स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन, उसको आपने ड्रॉप किया तो लगता है। तो वो चीजें बहुत चल रही हैं, तो उनकी बैटिंग को आज क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है बस चलें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आए और आपने भी एक मीटिंग ज्वाइन करनी है, लेकिन हमने कहा क्विकली जरा एक रिव्यू ले लिया जाए मैचेस के ऊपर, जो 2 मैचेस, एक तो कल हुआ और एक जो आज होने वाला है। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, कारवां सराय हमारा प्रोग्राम है, मुस्तनसर हुसैन तारा साहब उसे होस्ट करते हैं। आप हर इतवार शाम 8:05 पर देखते हैं। इस दफा क्या बात हो रही है कारवां सराय में, कुछ झलकी आपको दिखाते हैं और फिर प्रोग्राम क्लोज करते हैं। शाम को उदास होता हूँ, कुछ करने को जी नहीं चाहता, तो मैं ये किताब खोल के बैठ जाता हूँ। और जब मैं उन मनाज़र को देखता हूँ, और वो मनाज़र बेशतर मैंने देखे हुए हैं, यानी K2 ट्रैक के दौरान ट्रैंगो टावर्स, जाहिर है उर्दू कस्ब में आप बैठ जाए ऊंची चट्टान पे तो ट्रैंगो टावर्स आपके सामने नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरह इसने कॉलिन ने उसको शूट किया है, और जिस तरह कैथेड्रल जो है चोटी उसको शूट किया है, मैं तफसील में नहीं जा सकता, मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, मेरे पास टेक्निकल नहीं है वो ज़ुबान जिससे मैं तौसीफ़ कर सकूँ। लेकिन ये तस्वीरें देखकर मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। हमारे यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, गुलरेज़ हैं, और गौर भी करते हैं तो गुलरेज़ गौरी हैं, जो मेरा ख्याल है कि नॉर्दर्न एरिया की और जनरली पाकिस्तान की फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से इनका शुमार पायनीज़ में होना चाहिए। ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ हमेशा हर जगह पे कि हमारा मुल्क जितनी वर्सटाइल ब्यूटी हमारे मुल्क में वो किसी जगह नहीं है। अच्छा, ये किताब भी तो आपकी शाया हुई, कौन सी है, ज़रा दिखाएं। ये किताब है जी, पाकिस्तान हेवन ऑन अर्थ। अच्छा, ये पाकिस्तान के ऊपर? जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर ये किताब है मेरी, और ये इसकी इनाग्रेशन भी अमेरिका में हमने की है। अच्छा। और ये किताब मेरी लाइफ की जो बाकी 13 किताबें थी, ये उनमें सबसे ज़्यादा। अच्छा, आप 13 किताबें? 14 मेरी टोटल किताबें, 14वीं किताब मेरी। अच्छा, जो माउंटेनियर है वो आप देखें कि किस तरह रिस्क लेके जाता है, लोगों को लेके जाता है, और सबसे अहम बात है कि एक्चुअली हक भी उसी का होना चाहिए उस माउंटेन पे जाने का। बिल्कुल। लेकिन उसके रिसोर्सेज नहीं है, वो खुद तो जा नहीं सकता। मैंने सजेस्ट किया था 1-2 प्रोग्राम्स में, मसलन हमारे यहाँ जो है कितनी पीक्स हैं? 8000। हमारे पास 5 है। 5 है। और जो है 7000 वो तकरीबन 100 से ज़्यादा है जी। और जो है 6500 वो सैकड़ों की तरह, सैकड़ों की अनगिनत हैं जी, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो मैं कहता था कि ये तमाम जो माउंटेन्स हैं, आप इनके नाम हमारे जो बड़े माउंटेनियर्स हैं इनके नाम पे रखिए। सबसे पहले नज़ीर सावर माउंटेन आप बनाए ना, कोई किसी को दे दें। बिल्कुल। अशरफ अमान की दे दें। बिल्कुल। ये शहरोज है, जो भी नाइला है। You can watch the complete program on Sunday 8:05 PM on Express News। जरूर देखिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। कल और परसों हम नहीं होंगे। You can watch our best of as well। फिल वक्त के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। See you on Monday इंशाल्लाह।